इस वक्त मेरे साथ मोहित डूडी जुड़े हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं आरटीआई लगाने के दौरान किस तरह की चुनौतियां इनके सामने आती हैं। जो भी सरकारी काम है वो सही ढंग से हो, आम जनता को किसी प्रकार का गलतियों का सामना ना करना पड़े और उसको जो नियम है उनका फायदा मिले। कुछ लोग आरटीआई को एक हथियार की तरह देखते हैं, तो अगर जो लोग कानून के दायरे में चलते हैं मेरे हिसाब से उनको तो आरटीआई से डरने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसी नौबत क्यों आई कि मोहित को आरटीआई लगाकर जवाब लेना पड़ रहा है, लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है खुद अकेले। कि महेंद्र सिंह डूडी वो गुजरा हुआ दौर नहीं जो लौट कर ना आए। खूब लोग मेरे को मिले, अक्सर लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, हम खड़े हैं, लेकिन सही मायने में जब मैंने देखा तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। जब जरूरत थी कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, किसी भी मदद के लिए आता है, मैं निस्वार्थ भाव से अपने खर्च से उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। सबसे पहले आम लोगों की मदद करने के लिए आरटीआई एक हथियार भी है और एक सहायता भी है, तो ऐसे में जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसको शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है, क्या कारण? आप पिछले कई सालों से आरटीआई लगा रहे हैं, आज अपने आप को कहाँ देखते हैं और आरटीआई लगाने को लेकर कितना संतुष्ट है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं अपना काम तो सही करवा रहे हैं लेकिन उन्हें प्रक्रिया नहीं पता होती, वो दफ्तरों के चक्कर काटते फिरते रहते हैं। ऐसे में अगर ऐसे लोग अगर आपको मिले तो आप उनकी कैसे मदद करते हैं, और अगर मदद करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है? मैं कभी किसी को मना नहीं करता, कभी भी किसी व्यक्ति को ना पार्क, कॉलेज रोड, डूडी हाउस, सही काम किसी भी व्यक्ति का, चाहे मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, परिचित हो या ना हो, अगर उसका सही काम किसी भी विभाग में अटका हुआ है तो मेरे उसकी जो मदद होगी करेंगे। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मोहित डूडी जुड़े हैं जो दादरी की कलम के संपादक हैं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आरटीआई के माध्यम से किस तरह से लोगों के साथ खड़े हैं और आरटीआई लगाने के दौरान किस तरह की चुनौतियां इनके सामने आती हैं। मोहित जी, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो विपिन जी, आपके और आपके दर्शकों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं? चुनौतियाँ कई तरह की सामना करना पड़ता है। कि हमने आरटीआई विभाग को डाल दी, वो जनहित के तहत हमारी आरटीआई थी। कोई गलत तरीके से लेता है तो कोई सही तरीके से लेता है, लेकिन हम उसको विभाग की जो गलतियां हैं या जहाँ कमियां हैं उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि जो भी सरकारी काम है वो सही ढंग से हो, आम जनता को किसी प्रकार का गलतियों का सामना ना करना पड़े और उसको जो नियम है उनका फ़ायदा मिले। तो इस तरह हम मानते हैं। अच्छा मोहित जी, मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग आरटीआई को एक हथियार की तरह देखते हैं, तो अगर जो लोग कानून के दायरे में चलते हैं मेरे हिसाब से उनको तो आरटीआई से डरने की जरूरत ही नहीं होती। मतलब जो इसका सदुपयोग करेगा उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा तो गलत के तो प्रूफ होंगे, एक एक चीज़ सामने आएगी तो उसको डरना पड़ेगा। जो गलत नहीं करता वो किस चीज़ से डरेगा? सूचनाएं मांगना राइट है, अधिकार है, 2005 के अंदर हर व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को भारत के सरकार ने दे रखा है, वो मांग सकता है। जब आरटीआई लगाई जाती है तो अधिकतर आरटीआई लगाते हैं तो दबाव भी उसके ऊपर आता होगा। हमने आरटीआई लगा दी, कई तरह का सामना करना पड़ता है। जैसे सामाजिक हित में हमने कोई काम किया है, उसमें घरेलू जो हमारे रिश्तेदार उनका भी दबाव आ जाता है, लेकिन अगर वो आरटीआई समाज के हित में है तो हम उन रिश्तेदारों का भी दबाव नहीं मानेंगे, क्योंकि ये राइट है हमारा और सही के लिए लड़ना मेरा ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। मेरा मानना ये है। ऐसी नौबत क्यों आई कि मोहित को आरटीआई लगाकर जवाब लेना पड़ रहा है, लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है खुद अकेले? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। 2019 के अंदर मेरा इसमें इंटरेस्ट था। डूडी साहब, स्वर्गीय महेंद्र सिंह डूडी, जो दादरी के अग्रणी पत्रकारों के स्तंभ में रहे, वरिष्ठ पत्रकार रहे, वो अक्सर आरटीआई लगाते थे, सूचनाएं मांगते थे। तो मैं देखता था उनको आरटीआई कैसे मांगते हैं, किस तरह लगाते हैं, क्यों करते हैं। तो क्या होता था कि कई अधिकारी, जैसे हमने कोई फाइल भेज दिया, लगा दी, उस काम को डिले कर देते, सरकारी काम जी, उसको पूरा नहीं करते। तो वो सूचनाएं मांगते, सूचनाओं से वो काम भी हो जाता, उसका फ़ायदा भी मिलता जी। और डूडी साहब के पास कोई भी व्यक्ति आता तो वो उनकी मदद करते थे। तो उन्होंने आखिरी वक्त, जिस टाइम उन्होंने आखिरी सांस हॉस्पिटल के अंदर ली, तो जो भी उनके मिलने वाले थे, परिचित थे, तो उन्होंने ये कहा था, मैं तो जा रहा हूँ, मैं मोनू को आप लोगों को सौंप के जा रहा हूँ, ये आप लोगों की लड़ाई लड़ेगा हित के लिए, अगर ये गलत करे तो इसका कभी भी कान पकड़ लेना। और एक बात उन्होंने ये कही थी
कि महेंद्र सिंह डूडी वो गुजरा हुआ दौर नहीं जो लौट कर ना आए। मैं नहीं चाहता कि डूडी साहब ने जो दादरी के अंदर क्षेत्र में काम किया, लोगों की मदद की है, चाहे किसी की भी हित में लगा लो, किसान का हित लगा लो, मजदूर का हित लगा लो, आम आदमी का हित लगा लो, मैं उसकी मदद मेरे से जितनी बन पाए वो करूं, मेरा ये मानना है। और रही बात, आपने पूछा था कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उस दौरान मैं धीरे धीरे कम एक्टिव था जी 2019 के दौरान। 2023 के अंदर उनका देहांत हो गया। बहुत लोग मिलने वाले आए, बहुत परिचित आए, खूब लोग मेरे को मिले। अक्सर लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, हम खड़े हैं। लेकिन सही मायने में जब मैंने देखा तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। जब जरूरत थी मैं अकेला खड़ा था। जब मैंने उन लोगों से, कई चीजें ऐसी हुई मेरे साथ, कई विभागों ने मेरे से रिश्वत मांगी काम करने की उनके मरने के बाद, तब मैंने आरटीआई लगानी 2023 उनके देहांत के बाद शुरू की। वो काम बना, बिना रिश्वत के काम हुआ तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि बिना रिश्वत के ऐसे काम होता। धीरे धीरे लोग मेरे से जुड़ने लगे, लोग मदद लेके आने लगे। तो कई ऐसे मुद्दे आए जो सरकारी विभागों के थे, जिसमें मेरा कोई निजी व्यक्ति स्वार्थ नहीं था, और मैंने वो उठाए और वो पूरे हुए। जिन मुद्दों को आपने उठाया उनका पूरा होने से आम लोगों को क्या फायदा हुआ? मैं बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर पीजीआई है, जितनी बड़ी संस्थान है, वहाँ मैं कई बार वैसे इलाज के दौरान जाता, वैसे भी जाता चला जाता जी। तो वहाँ अक्सर मुझे भीड़ देखने को मिलती लोगों की। तो लोग दूर दराज से लोग आते, कोई यूपी से, कोई कानपुर से, अलग अलग, और गंभीर बीमारियों से पीड़ित। तो वहाँ सुबह 8:30 बजे काउंटर खुलता जी। तो मैंने आरटीआई मांगी। आरटीआई में 8:45-9 बजे तक वो ओपीडी स्लिप काटना चालू करते, 8:30 आते तो मैंने आरटीआई डाली। आरटीआई मुझसे पूछा कि समय कितने बजे का है, तो उन्होंने बताया कि 8 बजे का टाइम है। मैंने कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट चलती रही 2-3-4 महीने बाद मैंने वीडियो बनाई। वहाँ जाके कर्मचारी अनुपस्थित हैं, वीडियो की, घड़ी की, वो जाने के बाद कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस इशू हुआ। इशू होने के बाद उन कर्मचारियों ने वीडियो देखने के बाद लिखित में माफ़ीनामा भी माना। उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा आमजन को हुआ जी। तो ये मैं तो इस तरह के फ़ायदे मानता हूँ। कई हरियाणा के अंदर ऐसे कॉलेज थे जो 12-12 घंटे की ड्यूटियाँ कर्मचारियों से दिलवाते थे। वैसे सरकारी नियम 8 घंटे का है, हमने आरटीआई लगाई, उनकी ड्यूटी 8 घंटे की कर दी गई। इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो समाज के हित में किए हैं। स्वर्गीय महेंद्र सिंह डूडी, उनसे ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनसे आपको विरासत मिली थी उसको किस तरह से और आप आगे बढ़ा रहे हैं? मैं कोई भी व्यक्ति, चाहे उनसे जुड़ा हुआ हो या नहीं हो, कोई भी व्यक्ति मेरे लिए, मेरे पास आता है, किसी भी मदद के लिए आता है, मैं निस्वार्थ भाव से अपने खर्च से उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। सबसे पहले तो मेरा खुद का न्यूज़पेपर है, किसी को मेरी ज़रूरत है, मैं हर व्यक्ति को हर टाइम खड़ा मिलता हूँ। सही काम उसको कोई रोक नहीं सकता, डिले हो सकता है। हमारे पास कई रास्ते, शिकायतें हैं, आरटीआई के जरिए उसको प्रोसेस के तहत होगा। वही जैसा आपने कहा कि कई ऐसे काम जिनमें अधिकारी लापरवाही करते हैं या कानून के दायरे से बाहर चलते हैं, तो ऐसे में आम लोगों की मदद करने के लिए आरटीआई एक हथियार भी है और एक सहायता भी है। तो ऐसे में जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसको शक की निगाहों से क्यों देखा जाता है? क्या कारण है? कोई भी व्यक्ति है जिसकी मैंने मदद की है, मान के चलो, और उसने देखा इसने जनहित के लिए काम किया है, वो मुझे अच्छी नज़रों से देखेगा। जिस आदमी से मैं कभी मिला नहीं, कभी कुछ मेरी बातचीत हुई नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि इसने आरटीआई लगाई है, उसकी निगाह दूसरी हो सकती है, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। हर आदमी का अपने विचार, अपना व्यक्तित्व, अपने सोचने की क्षमता है। अगर बात करें तो आप पिछले कई सालों से आरटीआई लगा रहे हैं, आज अपने आप को कहाँ देखते हैं और आरटीआई लगाने को लेकर कितना संतुष्ट है? कई लड़ाइयाँ मैंने 3-3 साल तक लड़ी हैं जी। कोई 1.5 साल, कोई 2 साल। जब उसका रिजल्ट निकला, वो मेरी नहीं, अन्य व्यक्तियों की, किसी आमजन की, जब उनकी दुआएं मिलती हैं, मुझे कहते तूने बढ़िया काम कराया, बहुत बढ़िया काम कराया, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान करते हैं गाँव में बुला के, तो बड़ी संतुष्टि है। वो मेरी संतुष्टि है। जब लोग आशीर्वाद देते हैं, मुझे बुलाते हैं कि आपने ये लड़ाई लड़ी और बड़ा अच्छा काम ये किया है, गांव के किसी अवैध कब्जे की लड़ाई लगा लो, चाहे और कोई लगा लो, कोई सामाजिक लड़ाई लगा लो, तो लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं
और मेरे को बधाई देते हैं, तो मेरी संतुष्टि वही है। क्या मानते हैं जिन लोगों के काम दफ्तरों के चक्कर काटने से नहीं होते हैं, क्या वो आरटीआई के माध्यम से हो सकते हैं? अगर वो सही प्रक्रिया अपनाएंगे, सही काम है, सरकारी काम के अंदर उन्होंने कोई आवेदन किया है, अगर सरकारी काम डिले कर रहा है, क्या कारण है, वो ये चीजें पूछ सकते हैं आरटीआई लगाकर। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, जानना चाहिए। अगर सरकारी काम किसी ने फाइल अप्लाई किया है, किसी भी अप्लाई की है, उसको ये जान सकता है कि मेरी फाइल कहाँ तक है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेटस है, डेयरी के लिए कौन जिम्मेवार है, किसकी जिम्मेवारी क्या है, किस अधिकारी के पास है, ये चीज़ तो हम जान सकते हैं। देखिए, हर आम आदमी आरटीआई लगा सकता है, लेकिन लोग समझते हैं कि कोई 1 या 2 या 3 चुनिंदा लोग हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्हें बोला जाता है कि वही आरटीआई लगाए। तो आम लोग क्यों नहीं लगा पाते हैं? कहाँ कमियां हैं, क्या कारण है? देखो, हर चीज़ का एक नियम होता है जी। आरटीआई के अंदर हम कोई 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा देता है, साथ में कोई 10 रुपये का क्वेश्चन के साथ संबंधित जन सूचना अधिकारी के नाम भेज सकते हैं, पर उसका समय सीमा 30 दिन। उसके अंदर जवाब नहीं आता तो 45 दिन का टाइम है प्रथम अपीलीय अधिकारी का, हम प्रथम अपील कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं हैं तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी हरियाणा का आयोग, प्रत्येक राज्य के अलग अलग आयोग हैं जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग है उनका आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग जो दिल्ली में है, तो वहाँ हम अपील कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं वो देखते तथ्य को और मेरिट पे, इसने क्या मांगा है और मांगने में क्या इसका हित है, क्या हित है या नहीं, किस तरह इसने प्रस्तुत किया है। मतलब पक्ष और विपक्ष, 2 पक्ष हो गया आमने सामने अधिकारी के जी। जिसकी मेरिट, जिसके तथ्य में मजबूत होगा उसके हक में फैसला आएगा। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि लोगों को कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी का अभाव होने के चलते वो आरटीआई नहीं लगा पाते हैं? जी बिल्कुल। कई कुछ लोग हैं जो आरटीआई लगाते हैं लेकिन उनको पूरा प्रोसेस पता नहीं होता कि क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछने क्या हैं, क्या मांगने, किस तरह लगाने, कहाँ लगाना है, आयोग में कैसे जाना है, किस तरह किस चीज़ की मांग करनी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं अपना काम तो सही करवा रहे हैं लेकिन उन्हें प्रक्रिया नहीं पता होती, वो दफ्तरों के चक्कर काटते फिरते रहते हैं। ऐसे में अगर ऐसे लोग अगर आपको मिले तो आप उनकी कैसे मदद करते हैं, और अगर मदद करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, रिजल्ट क्या निकल के आता है? वो रिजल्ट तो बाद की बात है, मामला देखा क्या भाई वो सरकारी काम है, विभाग में किस तरह रुका हुआ है, वो कोई गलत कार्य है या सही कार्य है। अगर सही कार्य है तो हम उसकी बिल्कुल मदद करेंगे, अगर वो कोई व्यक्ति हमारे से गलत कार्य करवा रहा है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे जी। अगर सही कार्य करवा रहा है और सही कार्य किसी भी व्यक्ति का रुका हुआ है तो हम बिल्कुल उसके दिल के साथ खड़े और लड़ेंगे उसके साथ। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने आरटीआई लगाई हो और कोई बड़ी गाज अधिकारियों पर गिरी हो? आरटीआई से किसी भी अधिकारी पर गाज नहीं गिरती। आरटीआई की सूचना ना देने पर अधिकारी को आयोग शो कॉज नोटिस इश्यू करता है और अधिकतम दंड 25,000 तय करता है जी। और रही बात आपने कहा कि गाज गिरी हो तो आयोग से सूचनाएं मांगी, जुर्माना लगा, सूचनाएं हमें मिल गई, उस सूचनाओं का हम सदुपयोग करके जहां वो अधिकारी है उसकी शिकायत कर सकते हैं जी। जैसे मैंने कई सूचनाएं मांगी, आपको एक मैटर बताता हूँ बहादुरगढ़ का। जैसे बिजली से संबंधित था कुछ साल पूर्व, तो सूचनाएं मांगी, सूचनाएं मिली, गड़बड़ी मिली, एक एक प्रूफ में हमारे सामने आया। हमने विभाग के अधिकारियों को लिखा, मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखा तो वो अधिकारी सस्पेंड भी हुए जी। वो आरटीआई में तथ्य सामने आए, तथ्य बोल कुछ रहे हैं, आरटीआई में कुछ बोल रहे हैं, जांच कमेटी गठित हुई, उसके बाद वो सस्पेंड भी हुए। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। मान लीजिए कोई आपसे मदद मांगना चाहे तो आप उससे कैसे मदद करेंगे? अगर कोई सही व्यक्ति है, अगर सही काम के लिए मेरी मदद का इच्छुक है तो किसी भी वक्त मेरे से मिल सकता है। ठीक है, मैं कभी किसी को मना नहीं करता, कभी भी किसी वक्त तिकोना पार्क, कॉलेज रोड, डूडी हाउस, सही काम किसी भी व्यक्ति का, चाहे मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, परिचित हो या ना हो, अगर उसका सही काम किसी भी विभाग में अटका हुआ है तो मेरे उसकी जो मदद होगी करेंगे। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ मोहित डूडी जुड़े हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पिछले कई सालों से आरटीआई लगा रहे हैं। इनका कहना है कि आरटीआई लगाने के दौरान इनका काफ़ी सकारात्मक अनुभव रहा है। कई ऐसे लोगों की इन्होंने अपनी आरटीआई के माध्यम से मदद की है जो या तो कानून के सही तरीके से जानकार नहीं थे या फिर उनके सही काम रुके हुए थे। इनका कहना है कि एक आरटीआई जब तक हथियार नहीं है, जब तक अधिकारी कानून के दायरे में ईमानदारी से अपना
काम करते हैं। लेकिन आरटीआई हथियार उन लोगों के लिए है जो गलत काम करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, जो कानून के दायरे में काम नहीं करते हैं। ऐसे में इनका कहना है कि आरटीआई केवल सूचना लेने का एक ऐसा माध्यम है जिसे अधिकारियों से सूचना मांगी जाती है, जो मिलकर या कार्यालयों के चक्कर लगाकर ले पाना काफी मुश्किल होता है। इनका कहना है कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी आरटीआई के माध्यम से मदद हो, या ऐसे लोग जिनके काम पिछले काफी लंबे समय से नहीं हो पा रहे हैं लेकिन काम सही है, तो ऐसे में उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। स्क्रीन पर आपको फोन नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मोहित डूडी का कहना है कि इन्होंने आरटीआई लगाना स्वर्गीय महेंद्र सिंह डूडी से सीखा था, और कहीं ना कहीं ये उनके बताए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं, और आरटीआई लगाने की जो कला विरासत में मिली है उसे बखूबी निभाते हुए ईमानदारी के साथ और अधिक आगे बढ़ रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।